अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास रोल ऑफ किडनी इन यूरिन फॉर्मेशन। कि हमारी किडनी किस तरह से यूरिन को प्रोड्यूस करती है, यूरिन की बनावट के अंदर हमारी किडनी किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है। तो यूरिन बनने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूरिया कैसे बनाया जाता है, क्योंकि यूरिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो यूरिया पर कंसिस्ट करता है, यानी एक केमिकल है जिसको यूरिया कह रहे हैं। जब ये वाटर के साथ मिक्सअप होता है और कुछ और चीज़ें मिक्स होती हैं वाटर के साथ, तो तब जो चीज़ बनती है वो यूरिन होता है। तो सबसे पहले यूरिया फॉर्मेशन का ज़िक्र करें, तो यूरिया जो है हमारे लिवर सेल्स में बनता है। यूरिया इज़ फाउंड विद इन द लिवर सेल्स, यानी लिवर के सेल्स इस यूरिया को बनाते हैं। होता किस तरह से, जिसे लिखा हुआ है द लिवर स्टोर्स सरप्लस ग्लूकोज ऑफ फूड बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन। हमारे पास जब हम फूड को खाते हैं तो फूड जो हमारे पास होता है वो ग्लूकोज पर कंसिस्ट करता है। अब ये जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी उस ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है, यानी कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर कम अमाउंट में पड़ा रहेगा, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसमें ग्लाइकोजन बन जाएगा। लेकिन जब हम फूड खाते हैं तो इस फूड के अंदर जो है प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। होता ये है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अमाइनो एसिड मिल करके मजीद प्रोटीन को बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से भी होता है कि अमाइनो एसिड ज़्यादा अगर होते हैं तो वो टूट जाते हैं और उनमें से फिर एनर्जी हासिल होती है। अब अमाइनो एसिड किस तरह से टूटेगा, कि अमाइनो एसिड के अंदर एक ग्रुप होता है जिसे NH2 ग्रुप कहते हैं। अमाइनो एसिड में से ये NH2 निकलेगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीअमाइनेशन। और फिर जो NH2 ग्रुप अलग होगा इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास NH3। जैसे आप इस तस्वीर में देखेंगे कि अमाइनो एसिड का ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है। इस अमाइनो एसिड के अंदर एक तो एसिडिक ग्रुप है, दूसरा अमाइनो ग्रुप है। इस एसिडिक और अमाइनो ग्रुप की ही वजह से इसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। अब ये जो अमाइनो ग्रुप है जिसके फार्मूले में आपको NH2 नजर आ रहा है, होगा क्या कि ये NH2 इस अमाइनो एसिड से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होने की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा, फिर इसके साथ कंबाइन होगा एक हाइड्रोजन। पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये बन जाएगा NH3। NH3 जो सब्सटेंस बनेगा दैट इज अमोनिया, और हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस होगा। तो अगर हमारी बॉडी में अमोनिया बनेगा तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला है, हमारे सेल्स को मार सकता है। तो क्या होगा कि हमारे लिवर से जल्दी से इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं एक और सब्सटेंस में जिसको यूरिया कहा जाता है, जो कि हमारे अमोनिया से काफ़ी कम टॉक्सिक होता है। अब अमोनिया की बजाय हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ शामिल करके यूरिया को बना रही होती है। अब ये यूरिया जो है हमारे ब्लड में जाएगा और ब्लड जो है फिर किडनी के पास जब पहुंचेगा तो यूरिया भी किडनी के पास पहुंच जाएगी। और फिर हमारी बॉडी इस यूरिया को रखना नहीं चाहती। हमने देखा है किडनी का जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, यानी किडनी साफ करने का काम करती है। कौन सी चीज़ को साफ कर रही है? किडनी जो है ब्लड में से खराब चीज़ों को निकाल रही है, बाहर भेज रही है। उन खराब चीज़ों के अंदर यूरिया भी होगा, तो ये यूरिया जो है यूरिन का हिस्सा बन जाएगा। उसके अलावा ये यूरिया सिर्फ यूरिन से नहीं निकलता, कुछ अमाउंट यूरिया का हमारे पसीने में से भी, स्वेट से भी निकल जाता है। तो हमारी बॉडी दरअसल एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रही है इस यूरिया को हमारी बॉडी में से निकाल कर। तो अब हम देखते हैं कि यूरिन किस तरह से बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कई ज़्यादा हमारे मिनरल्स, कई ज़्यादा नाइट्रोजिनस वेस्ट का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन होगा, जैसे कि यूरिया हो गया, कैरेटिनिन हो गया और यूरिक एसिड हो गया। ये पॉइजनस होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और कैरेटिनिन ये पॉइजनस है। अगर ये हमारी बॉडी में पड़े रहें तो होगा क्या कि हमारी बॉडी इनको निकालेगी वाटर के साथ मिक्स करके। वाटर के साथ मिक्स करके इनका असर कुछ कम होगा और ये हमारी बॉडी में से निकल ही जाएंगे। और ये जो वाटर के साथ इनका मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर को हम लोग यूरिन कहेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी के अंदर होती है, यानी किडनी में जो यूरिन बनाया जाएगा, उसके अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोसेस जो होगा ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। नेफ्रॉन हमें मालूम है जो किडनी का फंक्शन यूनिट होता है, किडनी के अंदर ट्यूब्स होती हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स के अंदर ये पूरा प्रोसेस होगा। यहाँ इन्होंने सिर्फ 2 नाम लिखे हुए हैं, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम यहीं पे देखेंगे तो यहाँ 4 नाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रोसेस फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सीक्रेशन और चौथा है एक्सक्रिएशन। इन 4 प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी में यूरिन बनेगा भी और हमारी बॉडी में से यूरिन बाहर भी जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस यूरिन को बनाने वाले हैं और उसके अलावा ये 4 प्रोसेस ऐसे हैं जिसके अंदर यूरिन हमारी बॉडी में बनेगा भी और हमारी बॉडी में से बाहर भेजा भी जाएगा। अब सबसे पहले हम जिस प्रोसेस का ज़िक्र करते हैं वो है हमारे पास फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन का मतलब होगा यहाँ पर कि ब्लड में से कुछ चीज़ें बाहर भेजी जाएँगी।
ब्लड में से कुछ चीज़ें निकाली जाएँगी। अब ब्लड में से जो चीज़ें निकाली जा रही हैं, उसमें 2 प्रोसेस शामिल हैं, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन और दूसरा है सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन। सबसे पहले हम अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन को ज़िक्र करते हैं, इस सेलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन का ज़िक्र करें, तो ये कौन से हिस्से में हो रहा है? इट इज़ अकरिंग इन द मेलफिजियन बॉडी। मेलफिजियन बॉडी के अंदर अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। मेलफिजियन बॉडी हम किसको कह रहे होते हैं? जिसे आप देखेंगे कि ये हमारे पास एक नेफ्रॉन का हिस्सा मौजूद है और ये जो पार्ट है हमारे पास, इसके अंदर येलो कलर से ये जो हिस्सा ज़ाहिर किया हुआ है, ये है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल और इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज़ का नेटवर्क मौजूद है, ये जो राइट कलर से ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद हैं, ये ब्लड कैपिलरीज़ जो होती हैं, ये होती है ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली मिलाकर इन्हें जो है मेलफिजियन बॉडी कहा जाता है। तो सबसे पहला ये जो प्रोसेस होगा, ये हमारी मेलफिजियन बॉडी में होगा। नेफ्रॉन की मेलफिजियन बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, वो है अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन। अगर हमने यहाँ पर ज़िक्र किया कि इस मेलफिजियन बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज़ मौजूद हैं, कैपिलरीज़ का नेटवर्क मौजूद है, तो आप यहाँ से ये बात समझें, कैपिलरीज़ का काम होता है खून को लेकर आना, यानी कि खून को शामिल किया जा रहा है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन में खून पहुँच गया, बोमेन्स कैप्सूल में खून पहुँच गया और ये जो पहुँचेगा खून, आपको मालूम है आर्टरीज़ बड़ी होती हैं, उनसे छोटी होती हैं आर्ट्रियोल और उनसे छोटी होती है कैपिलरीज़। तो जो आर्ट्रियोल खून को लेकर आ रहा है वो है अफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो है बोमेन्स कैप्सूल में दाखिल होगा और फिर इसमें से ग्लोमेरुलस बनता है। अब होता क्या है कि कैपिलरीज़ हमारे पास से बिल्कुल ही थिन मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, यानी कैपिलरीज़ इतनी बारीक होती हैं कि उनमें से कई सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है और कैपिलरीज़ में से कई सारा मटेरियल बाहर चला जाएगा, तो कैपिलरीज़ कहाँ मौजूद हैं? कैपिलरीज़ मौजूद हैं बोमेन्स कैप्सूल में, यानी बोमेन्स कैप्सूल में से कई सारा चीज़ें बाहर जाएँगी और बोमेन्स कैप्सूल के बाद कौन से हिस्से में दाखिल होंगी? बोमेन्स कैप्सूल अगर ये है, तो इसके साथ कुछ ट्यूबल्स जुड़ी हुई हैं, जिनको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल कह रहे हैं। तो ये बोमेन्स कैप्सूल से चीज़ें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में चली जाएँगी। पहले ग्लोमेरुलस में ब्लड था, ब्लड में काफ़ी सारा मटेरियल मौजूद था। जो ब्लड का मटेरियल है, वो कई सारा मटेरियल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी कि पीसीटी के अंदर चला जाएगा। अब ये ज़हन में रखिएगा, जो चीज़ ग्लोमेरुलस से बाहर गई है, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट और ये ग्लोमेरुलस से बाहर चीज़ें इसलिए गई हैं क्योंकि जो बोमेन्स कैप्सूल था हमारे पास, उस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बहुत ही बारीक-बारीक ओपनिंग्स होती हैं और इन छोटी-सी ओपनिंग्स की वजह से ये चीज़ें इससे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में दाखिल हो जाती हैं, यानी मेलफिजियन बॉडी से निकल करके वो चीज़ें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आ रही होती हैं। अब इसके अंदर कोई सिलेक्शन नहीं हो रही, बस जो पार्टिकल्स छोटी साइज़ के थे वो निकल रहे हैं, जो इन सुराखों से चीज़ें निकल सकती थी वो गुज़र रही हैं। तो इसलिए यहाँ से विदाउट सिलेक्शन चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो इस प्रोसेस को हम नॉन सिलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन कह रहे होते हैं। ये नॉन सिलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है मेलफिजियन बॉडी में। अगर आप इस तस्वीर को गौर करेंगे, तो ये हमारे पास मौजूद है रेनल आर्टरी। अब इस रेनल आर्टरी में से अफरेंट आर्टियोल बन रहा है। इस अफरेंट आर्टियोल की आप डायरेक्शन को भी देख रहे हैं कि इसका जो ब्लड होगा, वो हिस्से में जा रहा है, जो कि है हमारे पास ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से कई सारी चीज़ें निकल करके इस हिस्से में जा रही हैं, जो कि है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं जा पाएँगी, वो वापस इस एफरेंट आर्टियोल में आ जाएँगी। यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ चली गई जो छोटी साइज़ वाली थी, जो बड़ी साइज़ वाली थी यानी कि आरबीसी और प्रोटीन, वो वापस एफरेंट आर्टियोल में आ जाएँगी। अब कई सारी चीज़ें इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आ चुकी हैं। हमारी बॉडी चाहती है कि वो चीज़ें वहाँ ना पड़ी रहें, हमारी बॉडी को वो वापस चाहिए। तो अब जो दूसरा प्रोसेस होगा वो हमारे पास होगा रीअब्ज़ॉर्प्शन, यानी वो चीज़ें वापस ली जाएँगी जो हमारी बॉडी में से निकाली गई हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और इनके हासिल करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे रीअब्ज़ॉर्प्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रीअब्ज़ॉर्प्शन के प्रोसेस के हवाले से। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर फ़िल्ट्रेट आ रहा है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर जो फ़िल्ट्रेट दाखिल हो रहा है बोमेन्स कैप्सूल में से, अब ये फ़िल्ट्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी वापस रखना चाहती है। तो यहाँ पर इसी हवाले से बात मौजूद है कि एक अडल्ट के अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर 120 सेंटीमीटर क्यूब जो है फ़िल्ट्रेट हर मिनट के अंदर बन रहा होता है। तो किडनी के अंदर 120 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट में फ़िल्ट्रेट बन रहा है और ये बहुत ज़्यादा फ़िल्ट्रेट होता है। अगर इस फ़िल्ट्रेट को बाहर निकलने दिया जाए हमारी बॉडी के अंदर, यूरिन की सूरत में ये अगर चला जाए, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी।
यानी हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर चला जाएगा। ना सिर्फ वाटर चला जाएगा, हमारी बॉडी में से कई सारे इम्पोर्टेंट साल्ट्स, अमाइनो एसिड, ये सारे चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में से चली जाएँगी। तो लिखा हुआ है कि वाटर लॉस ना हो और साल्ट हमारे पास बचे रहे, तो इसलिए जो है एक प्रोसेस होता है रीअब्ज़ॉर्प्शन का। अब इस रीअब्ज़ॉर्प्शन की 2 किस्में हैं, एक है नॉन सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन और दूसरी होती है सेलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जिस प्रोसेस का, वो है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन। बुक के अंदर जो इसकी हेडिंग जो है वो नॉन सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन लिखी हुई है, लेकिन ये दरअसल सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन होता है। और ये सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, यहाँ से आप नॉन को कट कर दें, ये जो सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और दूसरा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होता है। इसके अंदर सिलेक्शन होती है, यानी कि सिलेक्ट करके पार्टिकल्स को डाला जाता है। मिसाल के तौर पर जब हमने बात की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की, जो कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में आ रहा था, अब उसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए। मिसाल के तौर पर वहाँ अमाइनो एसिड मौजूद हैं, वहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है, वहाँ पर शुगर्स मौजूद हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो उन सबको हमारी बॉडी वापस हासिल करना चाहती है, और वो ये भी ध्यान में रखेगी हमारी बॉडी कि यूरिया, यूरिक एसिड ये हमारी बॉडी में वापस ना आ जाए। तो सिलेक्ट करके पार्टिकल्स को लाया जाएगा। इस प्रोसेस को हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं। डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर भी ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, वहाँ से वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये है हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हमारे पास है नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि लूप ऑफ हेनले के अंदर हो रहा होता है। ये नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, लूप ऑफ हेनले के अंदर होगा और उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होगा। अब इस नॉन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होगा, इसके अंदर जो चीज़ असरअंदाज करेंगी वो होंगे हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स हैं? जैसे कि हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे एडीएच भी कहा जाता है, या इसे वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। इस हार्मोन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करना। उसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी मौजूद हैं, जैसे कि है पैराथायरॉयड हार्मोन, उसके अलावा अल्डोस्टेरोन है, उसके अलावा कैल्सिटोनिन है। तो ये जो मुख्तलिफ हार्मोन है, पैराथायरॉयड हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया या फिर अल्डोस्टेरोन हो गया, ये जो है हमारी बॉडी में लूप ऑफ हेनले के अंदर साल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अब हम लोग यहाँ इसी तस्वीर को देखते हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा है कि ब्लड जैसे कि हमारे पास पहुँचा मेलफिजियन बॉडी के अंदर, यहाँ आप एरो की डायरेक्शन देख रहे हैं कि एरो से ब्लड जो है वो जा रहा है हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बाद अगर हम जहाँ पे देखेंगे, उनमें वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, साल्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दाखिल हो रही हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। अब इन चीज़ों को, इन मॉलिक्यूल्स को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। अब इसमें से कई सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें वापस रीअब्ज़ॉर्ब किया जाएगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, साल्ट्स हो गया, वाटर हो गया। तो यहाँ जो चीज़ें ज़रूरी हैं हमारी बॉडी को, उन्हें रीअब्ज़ॉर्ब किया जा रहा है, तो इन्हें हम सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे कि ये चीज़ें कौन से हिस्से में जाएँगी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैपिलरीज़, यानी रेड कलर से कैपिलरीज़ जो इससे हमारे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के साथ जुड़ी हुई हैं, इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ के अंदर ये तमाम मटेरियल जो है रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएंगे। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब हो रही हैं, यहाँ पर हो रहा है सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन, यानी सिलेक्ट करके उन पार्टिकल्स को दाखिल किया जा रहा है हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड में ये वापसी शामिल हो जाएंगी। उसके अलावा जो मटेरियल है वो फिर दोबारा हमारे पास पहुंचता है लूप ऑफ हेनले के अंदर। अब लूप ऑफ हेनले की अगर बात करेंगे तो इसकी 2 बाजू होती है, एक ये वाली बाजू हो गई और दूसरी ये वाली बाजू हो गई। तो ये 2 बाजू होती हैं लूप ऑफ हेनले की। अब इन 2 बाजुओं में से भी चीज़ें बाहर की तरफ बॉडी में शामिल होंगी। अब इन 2 बाजुओं में से जो बाजू ये नीचे की तरफ आ रही है, इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग लिम्ब, और ये बाजू जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसे बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में से जो चीज़ जा रही होती है वो हो रही होती है वाटर। वाटर डिसेंडिंग लिम्ब में से रीअब्जॉर्ब होगा हार्मोन्स के असर में, और जो असेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर की तरफ जाने वाली बाजू है, इस बाजू में से जो है साल्ट रीअब्जॉर्ब होगा, और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करेंगे हार्मोन्स। और उसके अलावा दूसरी रीअब्जॉर्प्शन इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होंगी। इन दोनों रीअब्जॉर्प्शन को हम नॉन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कह रहे होते हैं, यानी कि इनमें कोई सिलेक्शन पार्टिकल्स की नहीं होती और बगैर सिलेक्ट किए हुए पार्टिकल्स को दाखिल किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, लेकिन जो चीज़ असरअंदाज होती है वो हार्मोन्स होती है। हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस पे यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम इन बॉक्सेस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर कई सारा मिनरल मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है, साल्ट्स मौजूद है, और ग्लूकोज मौजूद है, और अमाइनो एसिड मौजूद हैं, जो कि एक हेल्दी इंसान को चाहिए। तो ये जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की वॉल्स में से, जो इसके साथ ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है एब्जॉर्ब हो जाएंगी।
अब इन मॉलिक्यूल्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए 2 प्रोसेस यूज़ होंगे। एक तो प्रोसेस यूज़ होगा डिफ्यूज़न का और दूसरा यूज़ होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अगर मॉलिक्यूल्स ब्लड के अंदर ज़्यादा मौजूद हैं और प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूबुल में कम मौजूद हैं, तो लाज़िमी बात है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस यूज़ होगा। और अगर मॉलिक्यूल्स मिसाल के तौर पर ब्लड के अंदर कम हैं और प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूबुल में ज़्यादा हैं, तब वो डिफ्यूज़न के ज़रिए से चली जाएँगी। और ये रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस हाइली सिलेक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, यानी कि सिर्फ़ सिलेक्टेड पार्टिकल्स को जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है, उन्हें ही रीअब्ज़ॉर्ब किया जाता है। और उसके अलावा वाटर जो एब्ज़ॉर्ब होगा यहाँ पर वो ऑस्मोसिस के ज़रिए से, वाटर की मूवमेंट के ज़रिए से वाटर यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वेयर ट्यूबुल से ब्लड कैपिलरीज़ में रीअब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। अगर हम लूपा फेनले की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लूपा फेनले के हवाले से कि वाटर जो है और साल्ट जो है ये रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं लोपा फेनले से। इसकी दोनों बाजू हैं, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ से वाटर और असेंडिंग लिम्ब से जो है साल्ट रीअब्ज़ॉर्ब होगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे डिस्टल कॉन्वेली ट्यूबुल के हवाले से, तो यहाँ पर जो है वाटर और कुछ मिनरल सॉल्ट जो है रीअब्ज़ॉर्ब होंगे, जो कि सिलेक्टिवली रीअब्ज़ॉर्ब होंगे। अब हम एक और प्रोसेस को पढ़ें जो कि सिलेक्टिव फ़िल्ट्रेशन है, जो कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर होता है। जब ब्लड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ के ज़रिए से गुज़र रहा होता है, तो ब्लड के अंदर अगर कुछ अमाउंट यूरिया का मौजूद है, तो ये ब्लड में से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से चला जाता है हमारे इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर। इस प्रोसेस को जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन कहा जाता है, यानी कि जो ट्यूबल्स हमारे पास मौजूद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके अंदर अमाउंट ऑफ यूरिया को जो है वो भेजा जाएगा। इस तरह से हमारे पास तमाम जो यूरिन होगा वो कलेक्टिंग डक्ट में फिर पहुंच जाएगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में फिर से वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब किया जाएगा और फिर अब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास यूरिन बन चुकी हैं। उन चीज़ों के अंदर हमारे पास कुछ वाटर का एक्स्ट्रा अमाउंट मौजूद है, कुछ साल्ट मौजूद है। उसके अलावा जो यूरिया है, यूरिक एसिड है, केराटिनिन है, ये कुछ हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। ये सारा जो है यूरिन बनकर रेनल पेल्विस के पास पहुँचेगा। रेनल पेल्विस ये वाला हिस्सा होता है। तमाम चीज़ें यहाँ पर पहुँच जाएँगी और फिर ये यूरेटर में चली जाती है। यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए से हमारी बॉडी से चली जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का ज़िक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।